हेलो गाइस, वेलकम बैक लॉजिक मोड। और आज हम देखने वाले हैं जीएफजी प्रॉब्लम ऑफ द डे, स्नैक एंड लैडर प्रॉब्लम। जैसे कि बचपन में आपने सांप सीढ़ी का खेल तो खेला ही होगा। आज फिर से एक बार और खेलने वाले हैं। और इसमें ये भी फाइंड करना है कि सेल 1 से सेल n इंटू एन सेल तक के बीच में सबसे मिनिमम डाइस कितनी थ्रो करेंगे कि हम रीच कर सके। वो ये हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। बट मुझे आप सबसे एक फीडबैक चाहिए। जब आप पढ़ाई करते हो, आप वीडियो देखते हो, तो आपको कौन सा बोर्ड अच्छा लगता है? मतलब आपको कौन से बोर्ड पे अच्छा समझ में आता है? व्हाइट बोर्ड पर अच्छा समझ में आता है या फिर ब्लैक बोर्ड पर अच्छा समझ में आता है? जो भी बोर्ड आपको अच्छा लगे आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं, ताकि क्या है कि मुझे पता चले कि आपको कौन से बोर्ड पे अच्छे से समझ में आता है। मैं उस हिसाब से बोर्ड का जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर लूंगा। और ये सब मैं कल सुबह कमेंट देखूंगा। जिसके कमेंट सबसे ज्यादा होंगे वो वाला मैं बैकग्राउंड सेट कर लूंगा। ओके, सो चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन क्या है। गिवन an integer n such that there is n into n snakes and ladders board with cells numbered from 1 to n into n. Find the minimum number of dice throw required to reach cell n into n starting from cell 1. Given to array of even length. हमें क्या दे रखा है? हमें एक इंटीजर n दे रखा है जो कि स्नैक लेडर। स्नैक लेडर आपने सांप सीढ़ी का गेम खेला होगा। एक हमारे पास बोर्ड रहता है इस तरीके से, जिसकी साइज n इंटू एन दे रखी है। ठीक है, और जो n इंटू एन है उसमें सेल्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 से लगाकर n इंटू एन तक है, n स्क्वायर तक है। और हमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ डाइस थ्रो रिक्वायर्ड टू रीच n इंटू एन सेल फ्रॉम सेल 1 से n इंटू एन वाला जो सेल है उसके बीच में जो मिनिमम नंबर ऑफ डाइस थ्रो है वो बताने के कितने मिनिमम नंबर ऑफ डाइस हम थ्रो करेंगे तब हम वहां तक रीच कर पाएंगे। ठीक है, और हमें टू अरेज भी दे रखा है जो कि दोनों की लेंथ के इवन लेंथ है। ठीक है, एक लेड दे रखा है, एक एसएन दे रखा है। लेड का मतलब है लेडर यानी कि सीडी। ओके, so where each pair led 2 into I and 2 into I plus 1 represent the start and end of the ladder and the second is snake। ये बता रहा है कि मतलब ये है कि जो सेकंड वाला है where each pair 2 into I plus 1 represent the start and end of snake। जो फर्स्ट वाला है लेडर, उसमें जो फर्स्ट वाला जो रहेगा एलिमेंट वो क्या स्टार्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, देन फिर एंड को। मतलब अगर हम इसके अंदर देखें तो ये वाला जो पॉइंट है लेडर का स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ से हम 22 तक जाएंगे तो ये वाला एंड पॉइंट है। ठीक है, ये पेयर्स के फॉर्म में होगा। पेयर्स के फॉर्म में नहीं हो तो हमें ये कंसिडर करना है कि 2 इंटू आई वाला जो है वो 2 इंटू आई प्लस 1 दोनों एक पेयर के फॉर्म में है। ठीक है, सेम उसी तरीके से स्नेक के अंदर क्या दे रखा है? जो फर्स्ट वाला एलिमेंट है वो रिप्रेजेंट करेगा स्टार्ट, और लास्ट वाला एलिमेंट जो है इसके अंदर सेकंड वाला पेयर, जो सेकंड वाला एलिमेंट है वो एंड ऑफ द स्नेक रिप्रेजेंट करेगा। कैसे? मान लो जो 34 है ये स्टार्टिंग है, यहाँ से हम कहाँ पर एंड हो रहे हैं? 1 पर। तो ये 34 स्टार्टिंग पॉइंट है और एंड वाला कौन सा है? 1। इस तरीके से। ओके, इफ यू लैंड ऑन द स्टार्ट ऑफ a snake or ladder you must immediately move to its corresponding end cell। अगर हम स्नेक और लेडर की स्टार्टिंग पॉइंट किसी पर भी हम आते हैं तो हम क्या क्या करेंगे? उसके जो एंड पॉइंट पर है वहां मूव कर देंगे। ठीक है, then you have complete control over the outcome of each dice throw। example in a single move can you move forward by any number of cells from 1 to 6। एक डाइस के अंदर कितने नंबर्स हो सकते हैं? 1 to 6 होते हैं। तो हमें वो सारे के सारे आउटकम्स को ट्राई करना है, फिर उसके बाद हमें निकालना है कि 1 से लगाकर n स्क्वायर सेल तक के बीच में मिनिमम नंबर ऑफ डाइस कितने थ्रो करेंगे कि हम वहां तक पहुंच सकें। देन इसने ये भी बोला है कि इफ इट इज नॉट पॉसिबल टू रीच n इंटू एन स्क्वायर रिटर्न -1। अगर हम उस सेल तक रीच नहीं कर पाते हैं मिनिमम डिस्टेंस में, और हम उस सेल तक कभी पहुंच ही नहीं पाए, तो उस केस में हमें क्या करना है? -1 रिटर्न करना है। ओके, अगर यहाँ पर एग्जाम्पल फर्स्ट इनका देखें तो यहाँ पर इन्होंने इस तरीके से ये लेटर दे रखा है 1 2 3 4 5 36 तक है, एन की वैल्यू 6 है। ठीक है, और यहाँ पर कुछ लेडर और स्नैक्स वगैरह दे रखे जो कि यहाँ पर बनाए हुए हैं, और इन्होंने कहा है कि 3 बार अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो हम पहुंच जाएंगे। कैसे? तो फर्स्ट डाइस जब थ्रो करी तो 4 आए, तो 4 प्लस 1 कितना होता है? 5। मतलब मैं इस वाले पॉइंट पर आऊंगा, फिर यहाँ से मैं क्या करूंगा? इस 8 वाले पोजीशन पे पहुंच जाऊंगा। देन उसके बाद फिर से हमने डाइस थ्रो करी तो कौन सी वाली पोजीशन पर आए? तो 3 नंबर आया, तो 8 प्लस 3 कितना होता है? 11। मैं 11 वाले सेल पर गया और यहाँ से फिर लेडर मिल गया मेरे को, तो मैं डायरेक्ट 35 वाले पोजीशन पे पहुंच गया। फिर से मैंने एक और बार डाइस को थ्रो किया तो नंबर जो आया 1 आया। ठीक है, 1 वाले को ट्राई किया तो यहाँ से क्या हुआ? 35 से मैं 36 वाले सेल पर चला गया। तो टोटल कितनी डाइस रिक्वायर लगी अगर हम डाइस को थ्रो करते हैं? तो 1 से 5 गए, एक तो ये डाइस, फिर हम 8 से 12 गए, 2
सॉरी 11 गए, 11 से 35 गए तो 3, टोटल 3 डाइस लगी हमें 36 तक जाने के लिए। 1 से 8, पहले 5 पे जा रहे हैं, 5 से 8 हो जाएगा, वैसे 1 से 8, 8 से 11, 11 से मतलब 35 तक, फिर 35 से 36, इस तरीके से। सेम उसी तरीके से एग्जाम्पल सेकंड देखिए, तो एग्जाम्पल सेकंड के अंदर भी ऐसा ही कुछ बोर्ड बनेगा, ठीक है। देन उसी तरीके से हम क्या करेंगे, सारे पॉसिबल पाथ्स को, मतलब सारे पॉसिबल नंबर्स को ट्राई करेंगे, देखेंगे कि इसमें मिनिमम डाइस थ्रो रिक्वायर्ड लग रहा है, ठीक है। उस हिसाब से इसमें हम मिनिमम डिस्टेंस निकालेंगे। अब बात ये आती है कि भैया क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने नोटिस किया होगा, वो क्या बोल रहा है, हमें कुछ स्टार्टिंग पॉइंट दे रखा है, यानी कि सेल 1, और हमें एक डेस्टिनेशन दे रखा है, डेस्टिनेशन सेल दे रखी है, जो कि क्या है, एन स्क्वायर सेल है। और हमें दोनों के बीच में क्या फाइंड करना है, मिनिमम डाइस थ्रो रिक्वायर्ड, मिनिमम डाइस थ्रो रिक्वायर्ड। क्या इस प्रॉब्लम को अपन इस तरीके से ट्रीट कर सकते हैं, का हमें क्या दे रखा है, एक इनिशियल स्टेट दे रखी है, जहां से मेरे को क्या करना है, फाइनल स्टेट तक जाना है, ठीक है, और बीच में मेरे को मिनिमम कॉस्ट बतानी है, समझ में आ रही। तो इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट के बीच में मिनिमम कॉस्ट क्या होगी, वो हम किसके मदद से निकाल देते हैं, ग्राफ के अंदर BFS का यूज करके प्लस Q का यूज करके, BFS के अंदर Q भी होता है ना, उसका यूज करके हम इजीली इसको फाइंड कर सकते थे, मिनिमम कॉस्ट। सेम इसको भी वैसे ही करेंगे, बट भैया यहाँ तो ग्राफ है नहीं, तो हम ग्राफ क्रिएट करेंगे ना। मान लो जैसे कि ये 1 है, तो 1 एक खुद में क्या है, एक सेल है, 2 भी खुद में एक सेल है, तो इनको अपन क्या करेंगे, नोड की तरह ट्रीट करेंगे। 3 एक सेल हो गया, मतलब नोड हो गई, 4 एक नोड हो गई, 5 एक नोड हो गई, 6 एक नोड हो गई। तो जो भी एक सारी सेल्स जो है, ये जो सारी सेल्स है, ये सारी सेल्स अपने आप खुद एक नोड है ना, हम इन्हें नोड की तरह ट्रीट करेंगे। अब इनको आपस में कनेक्ट कैसे करेंगे, बात तो ये आती है, चलो ठीक है, इनको नोड की तरह हमने ट्रीट कर लिया, बट इनके बीच में एजेस कैसे लगाएंगे। मान लो जैसे कि मैंने नोड 1 ली, यहाँ पर क्या है, नोड 1 है, मैं पेन चेंज कर लेता हूँ, यहाँ पर क्या है, नोड 1 है। अब नोड 1 से कितने पॉसिबल नंबर्स आ सकते हैं, अगर किसी डाइस को थ्रो करता हूँ तो टोटल 6, मतलब मैं 6 स्टेप्स तक जा सकता हूँ। मैं जब डाइस 1 मतलब डाइस थ्रो करता हूँ, मान लो कि 1 आया मेरे पास, तो फर्स्ट वाली यहाँ से 1 + 1 कितना, तो 2, मैं सेकेंड वाली सेल पर जाऊंगा, ठीक है, ये होगी सेकेंड वाली सेल। साथ ही साथ में ये भी चेक करूंगा इस सेल पर कोई लेडर या स्नैक तो नहीं है, ठीक है। सेम उसी तरीके से अगर मैं डाइस को जब दूसरी बार मैं थ्रो करता हूँ, ठीक है, तो मान लो कि मेरे पास 2 आया नंबर, तो 2 + 1 कितना होता है, 3। अब यहाँ जब मैंने चेक किया, तो इस 3 से यहाँ पर लेडर है, इस 3 से मैं डायरेक्ट कहाँ, 22 जा सकता हूँ, तो मैं यहाँ से डायरेक्ट कितना, 22 लिखूंगा, इस तरीके से कनेक्ट करूंगा। 1 से मैं 3 जाऊंगा, 3 से 22, बट एक्चुअली मैं जा कर रहा हूँ सीधा यहाँ पर जा रहा हूँ ना, समझ में आ रही, इसके थ्रू इसके यहाँ जा रहा हूँ। तो मैं क्या करूंगा, लेडर वाले में और स्नैक वाले में चेक कर लूंगा कि ये वाली नोड पर लेडर है, तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट ये है, तो इसका एंडिंग पॉइंट कहाँ है, इसका एंडिंग पॉइंट ये वाला है, ठीक है। तो मेरा 1 जो इससे कनेक्टेड हो जाएगा, तो 22 से कनेक्ट हो गया। अब मैं जब एक और बार डाइस को थ्रो करता हूँ, 3 आता है, तो 3 + 1 कितना होता है, 4, ठीक है, 4 आ रहा है, 4 पर कुछ भी नहीं है, ठीक है। देन उसके बाद मैं क्या करता हूँ, 1 को फिर एक और बार डाइस को थ्रो करता हूँ, तो मेरे पास जो आता है कितना आता है, 4 आता है, 4 + 1 कितना होता है, 5 होता है, मतलब 1 2 3 4 1 5, ठीक है, 4 + 1 5, मतलब मैं इस वाली पोजीशन पर हूँ। तो यहाँ पर मैंने देखा लेडर है, अब ये लेडर कहाँ जा रही है, 8 वाली पर, तो मेरा 1 डायरेक्ट 1 8 से कनेक्टेड होगा, तो यहाँ 1 किससे कनेक्टेड होगा, डायरेक्ट 8 से, और हम डायरेक्टेड ग्राफ बनाएंगे, ठीक है। और फिर इस तरीके से मैं क्या करूंगा, 1 2 3 4 5 थ्रो करके देखूंगा, तो 6 वाली पर आऊंगा, 6 वाले पे कुछ भी लेडर वगैरह नहीं है, और जब 6 थ्रो करूंगा तो मैं 7 वाली पे आ जाऊंगा, ठीक है, 7 इस तरीके से। अब उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, 1 के लिए देखा, अब ऐसे इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, 2 के लिए देखूंगा, किस 2 पर हूँ, मान लो इस 2 वाली पर हूँ, पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि क्या है कि थोड़ा अच्छे से समझ में आए, इस 2 वाली सेल्स पर हूँ, ठीक है। मान लो कि मैंने डाइस थ्रो की और 1 आया, तो मैं कौन सी वाली सेल पर जा रहा हूँ, 3 वाली सेल पर 3 जो है वो कहाँ पर ले जा रही है मुझे, 22 पर, तो मेरा 2 डायरेक्ट 22 से कनेक्ट हो जाएगा, तो ये 2 डायरेक्ट 22 से कनेक्ट होगा, इस तरीके से डायरेक्शन, ठीक है। फिर अगर 2 थ्रो करता हूँ, तो 2 + 2 4, मैं इस वाली पर हूँ, इस पर कुछ भी नहीं है, तो 2 जो है 4 से कनेक्ट हो जाएगा। फिर इस वाली पर आता हूँ 5 पर, तो ये मुझे कहाँ ले जाएगी, 8 वाली पर,
तो 2 जो है डायरेक्ट मेरे 8 से कनेक्ट होगा। फिर 6 वाली पर आता हूँ, तो 2 जो है मेरा कहाँ जाएगा, 6 वाली से कनेक्ट होगा। 6 वाली नोड कहाँ है, यहाँ पर है। सेम उसी तरीके से फिर 7 पर जाता हूँ तो कुछ नहीं आता है। फिर 8 वाली पर जाता हूँ, तो 8 वाली पर मतलब अगर थ्रो करता हूँ तो कितना 6 + 2 कितना होता है, 8 होता है। तो मेरी जो नोड 8 है वो ऑलरेडी कनेक्टेड है, ठीक है, मुझे वापस कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझ में आया। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, सारी सेल्स पर ट्रेवर्स करके देख लेंगे कौन कौन से नोड्स आपस में कनेक्टेड है। उस तरीके से हम क्या करेंगे, एक ऐसा ग्राफ बना देंगे। किसकी मदद से, एडजेंसी लिस्ट। आपने पढ़ा ही होगा एडजेंसी लिस्ट, अनऑर्डर्ड मैप का यूज करके। अनऑर्डर्ड मैप का यूज करके इंट कोमा यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर ऑफ इंट। इस तरीके से हम स्टोर करते हैं, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, मान लो कोई नोड है, ये नोड है, ये किस किस से कनेक्टेड है, ये एक लिस्ट हो गई, ये सारी इसमें क्या होंगे, नेबर्स होंगे, इस तरीके से, ठीक है। अब हमारी एडजेंसी लिस्ट तो बन चुकी है भैया, मतलब हमारे पास ग्राफ आ चुका है, एडजेंसी लिस्ट बन चुकी है, वेरी गुड। अब दूसरी कंडीशन ये है कि मेरे को क्या मेरे पास दो डेटा स्ट्रक्चर दे रखे हैं, एक तो है लेडर, एक है स्नैक, ठीक है। तो लेडर और स्नैक के अंदर यहाँ पर देखेंगे इन्होंने एक सिंगल अरे दे रखा है, अलग अलग सेपरेट 1D अरे। तो इनको इस तरीके से पेयर्स के फॉर्म में करना पड़ेगा। तो मैं इसको अगर मान लो कि मैं किसी नोड पर हूँ, मान लो नोड जो भी नोड है उस पर अगर हूँ, तो मेरे को क्या चेक करना पड़ेगा कि ये लेडर के अंदर मतलब ये वाला स्टार्ट पॉइंट है कि नहीं है, या फिर जो भी स्नैक वाला जो है उसके अंदर वो स्टार्ट पॉइंट है कि नहीं है। तो ये मेरे को ऑफ 1 में करना पड़ेगा, ठीक है। मैं बार बार ट्रेवर्स करूँगा तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ बढ़ेगी। तो मैं क्या करूँगा, इनको मैप के अंदर स्टोर कर लूँगा, 2 मैप्स बना दूंगा, एक बना दूंगा लेडर मैप, दूसरा मैप जो होगा वो क्या होगा, स्नैक मैप, ठीक है। तो लेडर मैप के अंदर मैं जब यूज करूंगा तो किस तरीके से होगा, मान लो कि जो स्टार्ट वाला है वो कहाँ तक जाएगा, इस वाले एंड तक। सेम उसी तरीके स्नैक भी क्या है, स्नैक का स्टार्ट पॉइंट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा, एंड पॉइंट यहाँ पर स्टोर हो जाएगा। समझ में आई, ठीक है। अब मेरे पास एडजेंसी लिस्ट भी आ चुकी है, मेरे पास मैं ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में मैं लेडर और स्नैक को भी ट्रैक कर सकता हूँ, ठीक है। अब बचा हुआ काम क्या है कि मेरे को BFS रन करना है। तो BFS क्या होता है, मतलब क्यू यूज कर लो। क्यू यूज किया, सबसे स्टार्टिंग नोड हमारी इनिशियल नोड क्या है, 1 है, और 1 से 1 की डिस्टेंस क्या होती है, 0 होती है। अब एक बात और है भैया, यहाँ पर तो कुछ वेट है ही नहीं, तो अपन वेट क्या मानेंगे, ठीक है। इनका बीच का जो कॉस्ट है, इनकी कॉस्ट क्या मानेंगे, कुछ नहीं। जब कुछ कॉस्ट नहीं हो तो हम बाई डिफॉल्ट क्या मानते हैं, 1, बस सबकी 1 है, और हमें यही तो काउंट करना है, मतलब इसी से हमारा कॉस्ट निकल जाएगा। तो इन सब की कॉस्ट क्या होगी, 1, यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, 1 हो गई, इस तरीके से। तो सबका वेट क्या होगा, बाई डिफॉल्ट 1 होगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, BFS पहले नोड निकालूंगा, फिर नोड से ट्राई करूंगा कि इसके नेबर्स कौन कौन से हैं। जैसे कि यहाँ पर कनेक्टेड है एडजेंसी लिस्ट के अंदर, 1 का नेबर जो है 7 है, तो मैं 1 से 7 ट्राई करूंगा। बट उससे पहले मैं क्या करूंगा, मेरे को डिस्टेंस भी स्टोर करनी है, तो मैं एक डिस्टेंस अरे बना लूंगा, ठीक है, जो कि 0 से लगाकर n इंटू n साइज का होगा। बट 0 स्टार्टिंग है ही नहीं, मेरा 1 से स्टार्ट है, तो 1 का बाई डिफॉल्ट 0 होगा, ठीक है। अब मान लो कि मैं नोड 1 से 7 जाने की कोशिश कर रहा हूँ, इनिशियली सब में क्या है, मैक्स पड़ा है, यहाँ पर भी मैक्स है, यहाँ पर भी मैक्स है, क्योंकि मेरे को मिनिमम निकालना है। तो मैं चेक कर लूंगा कि जब मैं 1 से 7 जा रहा हूँ और जो कॉस्ट लग रही है वो जो डिस्टेंस के अंदर पहले से कॉस्ट पड़ी है उससे कम है क्या, अगर कम है तभी मैं क्या करूंगा, वहाँ कॉस्ट अपडेट करके उसको क्यू के अंदर डाल दूंगा। तो यहाँ पर 7 आ जाएगा, और 0 + 1 कितना होता है, 1, इस तरीके से, है ना। और इसी तरीके से मैं क्या करूंगा, सारी नोड्स पर ट्रेवर्स करके सबका डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस निकालूंगा, और एट द एंड क्या करूंगा, अपना जो भी डिस्टेंस है, डिस्टेंस ऑफ n इंटू एन माइनस सॉरी n इंटू एन साइज पर जो भी मेरी डिस्टेंस होगी मिनिमम, वो आंसर में रिटर्न कर दूंगा, ठीक है। बट फिर भी इसमें क्या है कि हम अगर ये सॉल्यूशन अगर इसको यूज करेंगे तो ये TL ही देगा, टाइम लिमिट एग्जिट देगा। ऐसा क्यों, टाइम लिमिट क्यों दे रहा है, अगर हम देखें यहाँ पर कंस्ट्रेंट, ठीक है, कंस्ट्रेंट की बात करता हूँ, तो यहाँ पर हमारा जो n है वो लेस देन इक्वल टू 10⁻³ तक है, कोई बात नहीं। बट मैं एक क्या कर रहा हूँ, BFS लगा रहा हूँ, जो कि ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी तो वहां पर लेगा, हर एक नोड के लिए हर बार ट्रेवर्स करेगा, ठीक है। उसके बाद और क्या बात है, अगर हम एडजेंसी लिस्ट बना रहे हैं वो भी ऑफ n² टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, ठीक है।
और उसके बाद अगर हम स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर क्या होगी, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में दिक्कत आएगी। कैसे कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर एक एडजेंसी लिस्ट ले रहा हूँ जो कि अनऑर्डर्ड मैप में यूज कर रहा हूँ, इंट कोमा वेक्टर, और हर एक नोड के लिए एक नो मतलब वेक्टर हो सकता है। मान लो कि एन स्क्वायर साइज का वेक्टर है, तो इतने मान लो कि एन स्क्वायर अपने पास नोड्स है, तो हर एक नोड्स के लिए अलग अलग वेक्टर बना रहा हूँ, हर एक नोड्स के लिए अलग अलग वेक्टर बना रहा हूँ, फिर हर एक नोड्स के लिए उन वेक्टर्स पर फिर से ट्रेवर्स कर रहा हूँ। समझ में आ रही? तो एक तरह से मैं 10⁻6 10⁻3 का होल स्क्वायर करूँ तो कितना होता है, 10⁻, मतलब 10⁻3 इंटू 10⁻3 करूँ 10⁻6, जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी स्पेस है। तो मैं हर एक नोड के लिए अलग अलग वेक्टर यूज कर रहा हूँ, फिर उसको बना के फिर उस पर सारे नेबर्स पर ट्रेवर्स करने की कोशिश कर रहा हूँ। समझ में आ रही? सेम उसी तरीके से मैं क्या कर रहा हूँ, स्नेक के लिए भी, स्नेक और जो लेडर है उनके लिए जो मैप यूज कर रहा हूँ, उनके लिए जो मैप यूज कर रहा हूँ वो मैप भी क्या है, एन स्क्वायर साइज मैप है। ठीक है, फिर उसमें हम क्या कर रहे हैं, चलो ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकाल रहे हैं, बट एन स्क्वायर जो कि 10⁻6 है, जो कि 6 मिलियन या फिर कुछ मतलब अप्रोक्स ऐसा कुछ बोल सकता हूँ कि बहुत ही ज्यादा बड़ी डिजिट है ना, बहुत ही ज्यादा बड़ी वैल्यू है, जो कि इससे क्या होगा, टाइम लिमिट एग्जिट होगा। और मैंने ये कोड पहले ही बना रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों टीएलई दे रहा है। जैसे कि मैंने यहाँ पर क्या किया, एडजेंसी लिस्ट बना रखी, ठीक है। यहाँ पर देखो लेडर और स्नैक दोनों में अनऑर्डर्ड मैप का यूज किया है। तो यहाँ पर क्या कर रहा है, हर एक नोड के लिए हम अलग अलग वेक्टर बना रहे हैं डिफरेंट, फिर उसके ऊपर ट्रेवर्स कर रहे हैं। तो ऑफ एन स्क्वायर तो बहुत बार मतलब हम बहुत ज्यादा डीप चले जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर भी एक मैप जो एन स्क्वायर इतनी डीप मेमोरीज को स्टोर कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव बोल सकते हैं। और यहाँ पर हमारा जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो एन जो है वो 10⁻3 तक है, तो स्क्वायर्स में बहुत ज्यादा हो जाएगा 10⁻6। समझ में आ रही? 10⁻3 इंटू 10⁻3 कितना होता है, 10⁻6, दोनों की पावर प्लस करने पर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो इसको कैसे हम और ऑप्टिमाइज करेंगे, अगर मैं इसको रन करके भी दिखाऊं आपको, ठीक है। तो सैंपल टेस्ट केसेस पर सही आंसर दे रहा है, बट जब मैं रन करूंगा तो रन टाइम एरर या फिर टाइम लिमिट एग्जिट देगा, टाइम लिमिट एग्जिट दे दी। क्यों? क्योंकि मेरा कंस्टेंट बहुत ही हाई है और ये बहुत ही ज्यादा देखे तो हम इसमें एक्सपेंसिव, हम ज्यादा स्पेस यूज कर रहे हैं, तो एडजेंसी लिस्ट बहुत बड़ी बन रही है। जब एडजेंसी लिस्ट बहुत बड़ी बनेगी तो मैं सारे नेबर्स पे ट्रेवर्स करूंगा, तो बहुत ही ज्यादा ऑपरेशन होंगे, ठीक है। तो उनको रिड्यूस कैसे करूंगा? अब हमने सबसे पहले बात करते हैं हमने क्या क्या यूज किया है, क्या क्या नहीं किया है, ताकि उसको कैसे रिड्यूस कर सकें। स्टेप फर्स्ट मैंने क्या किया है, एडजेंसी लिस्ट बनाई है, किसकी मदद से, अनऑर्डर्ड मैप की मदद से, ठीक है। दूसरी चीज मैंने एक स्नैक और लेडर के लिए भी क्या किया है, एक अनऑर्डर्ड मैप को यूज किया है, अनऑर्डर्ड मैप को यूज किया है। तब इसको रिड्यूस कैसे करें, तो सबसे पहले बात आती है एडजेंसी लिस्ट की। किस एडजेंसी लिस्ट को मैं किसी और तरीके से कर सकता हूँ, हाँ। मान लो एक डाइस है, हम डाइस को थ्रो करते हैं तो हमारे पास कितनी पॉसिबिलिटीज है, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो मैं क्या करूंगा, एक अलग लूप चला लूंगा 1 to 6, नोड 1 से मैं सारी की सारी नोड्स तक मतलब अलग अलग सेल्स तक जाने की ट्राई करूंगा। तो उसमें मेरे को एडजेंसी लिस्ट बनाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? जब मेरे पास स्टार्टिंग सेल है, स्टार्टिंग सेल 1 है, तो मैं 1 से फिर यहाँ से मूव करता जाऊंगा, और साथ में मेरा डिस्टेंस वाला वेक्टर भी रहेगा, तो मैं चेक भी कर लूंगा कि जिसकी डिस्टेंस मिनिमम होगी तभी मैं उस सेल पे जाऊंगा, अदरवाइज उसको इग्नोर कर दूंगा। तो उससे होगा क्या, मेरी स्पेस बच जाएगी। क्योंकि हम क्या कर रहे थे एडजेंसी लिस्ट के अंदर, मान लो कि कोई सेल जिसका डिस्टेंस पहले से ज्यादा है और फिर भी हम उसको क्या कर रहे थे, स्टोर करके रख रहे थे, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा था कि हमारी स्पेस बहुत ज्यादा कंज्यूम हो रही थी। बट यहाँ पर मैं पहले ही चेक कर रहा हूँ, मेरे पास मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मतलब स्टोर नहीं कर रखा है, मैं सिर्फ इन 6 पॉसिबिलिटीज को चेक कर रहा हूँ कि मान लो मेरा नेक्स्ट मूव जो भी प्लस जो भी डाइस आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है, वो लेस मतलब ग्रेटर देन नहीं होना चाहिए एन इंटू एन से, ठीक है। दूसरी कंडीशन ये है कि मैं जब जो भी नेक्स्ट मूव बन रहा है मेरा, जो भी नेक्स्ट मूव जो बन रहा है मेरा, है ना, उस वो जो है मेरे जो भी अब जो करंट डिस्टेंस ऑफ नेक्स्ट मूव है, अगर वो ज्यादा है, नहीं ये वाली जो कम है, तो मैं क्या करूंगा कि हाँ इस वाली मतलब इस वाले सेल्स पर मूव करना सही रहेगा, और कम इसमें क्या और एक मिनिमम कॉस्ट लग रही है, तो मैं क्या करूंगा अपना जो ये डिस्टेंस वाला है इसको भी अपडेट कर दूंगा, ठीक है, और तब इसको ले लूंगा। अदरवाइज क्या करूंगा, उस वाली सेल को मैं इग्नोर कर दूंगा। तो मेरे को एडजेंसी लिस्ट मेंटेन करने की जरूरत ही नहीं है, मैं डायरेक्ट सिर्फ यहाँ से स्टार्टिंग नोड की मदद से सारी नोड्स को एक्सप्लोर कर सकता हूँ, ठीक है। बीएफएस यही तो करता है, एक नोड को पकड़ा फिर सारी नोड्स को एक्सप्लोर करता है। तो हमको यहाँ से एडजेंसी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, हम इसकी मदद से हैंडल कर लेंगे, सिर्फ स्टार्टिंग नोड को यूज करेंगे इनिशियली,
उसकी मदद से सारी पॉसिबिलिटीज ट्राई करेंगे और क्यू के अंदर पुश कर देंगे और इसी तरीके से सारी नोड्स को एक्सप्लोर कर देंगे। तो यहाँ पर तो मेरी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बच गई, ठीक है, मतलब स्पेस बच गया, ठीक है, अनऑर्डर्ड मैप का। अब दूसरी कंडीशन ये आती है कि यहाँ पर स्नैक और लेडर के लिए भी मैं अनऑर्डर्ड मैप का यूज कर रहा हूँ, जो कि वो हर एक मतलब देखो तो एन स्क्वायर जो कि बहुत ज्यादा डीप हो रहा है, ठीक है। तो जब भी मैं सर्च करता हूँ, जब भी मैं सर्च कर रहा हूँ एक तरह से, ठीक है, तो उस सर्च में बहुत ही ज्यादा टाइम लग रहा है। समझ में आ रही बात? मैं एन स्क्वायर मतलब बोल सकता हूँ कि 10⁶ इतना इतने सारे नोट्स को ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो क्यों ना मैं इनको वेक्टर में कन्वर्ट कर लूँ। अगर मैं वेक्टर में कन्वर्ट करता हूँ, ठीक है, तो मैं इंडेक्स की मदद से क्या कर सकता हूँ, इंडेक्स की मदद से मैं ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड कर सकता हूँ। दूसरी चीज, इसकी जो साइज हो जाएगी वो भी फिक्स हो जाएगी, 10⁶ से ज्यादा होगी नहीं, हमें ये भी पता है, ठीक है। तब इसको वेक्टर के फॉर्म में कैसे करेंगे? कुछ नहीं, सिंपल, जैसे मैंने एक डिस्टेंस वेक्टर बनाया था ना, जो कि एन स्क्वायर साइज का, सेम उसी तरीके से मैं स्नैक के लिए भी और लेडर के लिए भी, दोनों के लिए एक अलग अलग 1D अरे बना लूंगा, जिनकी साइज क्या होगी, एन स्क्वायर साइज होगी, ठीक है। और इनका जो इंडेक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंडेक्स है वो जो रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ बोल देंगे हम, मान लो कि जो भी स्नैक है, ठीक है, और एस एन ऑफ आई, ये इसका इंडेक्स रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस पे जो वैल्यू है वो क्या रिप्रेजेंट करेगी, यहाँ पर रिप्रेजेंट करता हूँ, यहाँ पर शो कर देता हूँ, तो ये हो जाएगी एस एन आई प्लस 1। इसकी जस्ट नेक्स्ट वाली वो इसकी क्या हो जाएगी, एंड वाली नोड। तो इंडेक्स की मदद से हम उसका एंड पोजीशन आराम से ऑफ वन टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में फाइंड कर सकते हैं। तो इसलिए हम स्नैक और लेडर के लिए क्या करेंगे, वेक्टर का यूज करेंगे। अगर हम कोड के अंदर देखें, ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने अनऑर्डर्ड मैप और स्नैक लेडर का इनका यूज किया था, मैं क्या करूंगा, एक एन ले लूंगा जो कि एन इंटू एन साइज का होगा, ठीक है। वेक्टर ऑफ इंट ऑफ स्नैक बना दिया जो कि एन साइज का है। या फिर एक का कंडीशन और है, या फिर अगर एक ऑब्जर्वेशन और है, आप अगर देखोगे ध्यान से, क्या आपने बोर्ड के अंदर एक चीज नोटिस करी कि लेडर और सांप, मतलब लेडर और स्नेक दोनों एक साथ तो आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है। या फिर जहां से सांप स्टार्ट हो रहा है वहां से लेडर स्टार्ट तो हो ही नहीं रही है, ना ही कभी होती है, ठीक है। ये गेम का रूल अपन ने पहले भी खेल चुके हैं, मतलब हर बार हर एक सेल पर या तो लेडर होगी या फिर स्नेक होगी। तो मैं क्यों ना एक सिंगल वेक्टर ही ले लूं जो कि एन स्क्वायर होगा, जो कि स्नेक वाले को भी रिप्रेजेंट करेगा और लेडर वालों को भी रिप्रेजेंट करेगा। उन दोनों को मैं आराम से हैंडल कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं यहाँ पर मैजिक या फिर कोई बोल सकता हूँ, मेरे पास पावर मिल चुकी है, तो मैं पावर नाम को बना देता हूँ एन साइज का, जिसमें इनिशियली -1 है। -1 का मतलब है उस पेयर से कहीं पर मैं स्टार्टिंग पॉइंट से कहीं पर जा ही नहीं सकता, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा मेरा पावर ऑफ लेड ऑफ आई क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इस तरीके से, स्नेक भी इस तरीके से, पावर ऑफ दिस, ओके। देन उसके बाद मेरे को एडजेंसी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, क्यों नहीं है, मैं अभी और इसमें कोड के अंदर एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर वेक्टर जो है ये डायरेक्ट मैं डिस्टेंस वाला यहाँ से हटा देता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट यहाँ पर बना देता हूँ, ये खत्म। और यहाँ पर भी मुझे कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पास जो पावर्स मिली है वो वाला वेक्टर ले लूंगा, वेक्टर ऑफ इंट ऑफ पावर, ठीक है। और ध्यान रखना पावर जो है, पावर की जो स्पेस ज्यादा साइज कितनी होगी, एन स्क्वायर। और दोनों को लेडर और स्नेक दोनों को मैंने एक ही वेक्टर के अंदर हैंडल किया है, जो कि सिंगल ऑफ एन स्क्वायर ले रहा है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, बीएफएस के अंदर एडजेंसी लिस्ट भी नहीं चाहिए, डिस्टेंस भी नहीं चाहिए, तो सिर्फ और सिर्फ मैं पावर अरे को सेंड कर दूंगा, ठीक है। अगर आंसर इंट मैक्स के आ गया, मतलब ये है कि मैं अपने फाइनल पोजीशन तक पहुंच ही नहीं पाया, तो -1, अदरवाइज आंसर। तो यहाँ पर वेक्टर ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर कॉस्ट वगैरह आ गई। अब इसके बाद क्या है, मान लो मेरी जो भी नोड है वो क्या है, लास्ट नोड है, ठीक है, लास्ट नोड है, तो मैं रिटर्न कर दूंगा डिस्टेंस ऑफ जो भी क्या है मेरी नोड है वो, क्योंकि हर बार मैं मिनिमम लेने का ट्राई कर रहा हूँ, ठीक है, इसलिए। और यहाँ पर सारे नेबर्स पे मैं ट्रेवर्स ना करके सिर्फ और सिर्फ डाइस की पॉसिबिलिटीज क्या है, या तो 1 आ सकती है, कहाँ तक, 6 तक, डाइस प्लस प्लस। अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, जो भी मेरी नेक्स्ट मूव है वो फाइंड करूँगा। नेक्स्ट मूव क्या होगी, जो भी नोड है
प्लस डी। अब मैं चेक कर लूँगा मेरी जो भी नेक्स्ट मूव है वो वैलिड है कि नहीं है। ऐसा नहीं वो ग्रेटर देन एन इंटू एन सेल से भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो उस वाले को मैं क्या कर दूंगा, इग्नोर कर दूंगा। इग्नोर क्या, ब्रेक कर दूंगा। क्यों, अगर ये वाली बाहर जा रही है तो इससे ज़्यादा चेक करूंगा तो वैसे वो बाहर जाएगा ऐसे ही, है ना, क्योंकि इसके बाद तो बड़ी वैल्यू है। तो अब मैं यहाँ से क्या करूँगा, चेक कर लूँगा कि जो भी पावर है, अब पावर ऑफ क्या है, जो भी नेक्स्ट मूव आ रहा है, ठीक है, वो नॉट इक्वल टू -1 है। मतलब उसका एंड पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके अंदर है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर चेक कर लेंगे डिस्टेंस ऑफ पावर ऑफ नेक्स्ट मूव, ठीक है। हम डायरेक्ट उस एंड वाले पॉइंट को पकड़ेंगे। ऐसा क्यों लिखा, अगर मैं यहाँ से देखूँ, स्टार्टिंग में मैंने समझाया था आपको, अगर यहाँ पर देखूँ कि जब मैं पहले इन सबको इरेज कर देता हूँ थोड़ा साफ हो जाए, ठीक है। जब मैं 1 में +2 करता हूँ तो मैं 1 से 3 की पोजीशन पर आता हूँ, बट 3 के पास लेडर है तो वो डायरेक्ट 12 पे ले जा रहा है, तो मैं 1 को 3 से कनेक्ट नहीं कर रहा, 1 को डायरेक्ट 12 से कनेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी वही रिप्रेजेंट कर रहा है पावर ऑफ नेक्स्ट मूव, ठीक है। ये डायरेक्ट एंड वाले पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। देख लूंगा इसके अंदर अगर कॉस्ट ज्यादा है तो मैं क्या करूंगा, डिस्टेंस को अपडेट कर दूंगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, डिस्टेंस ऑफ जो भी नेक्स्ट मूव आया है, पावर ऑफ नेक्स्ट मूव, वो क्या हो जाएगी, कॉस्ट +1, ठीक है। और उसके बाद अपने क्यू के अंदर भी पुश कर दूंगा कॉस्ट +1। कौन सी नोड ली है, पावर ऑफ नेक्स्ट, जो एंड वाला पॉइंट था उसको लिया है, एंड वाली सेल जहां पर एंड हो रहा है वो सेल को लिया है। तो यहाँ पर हो जाएगा नेक्स्ट मूव, ठीक है। सेम उसी तरीके से अब मैं क्या करूंगा, मान लो -1 नहीं है, मतलब -1 है, तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ मेरे पास कोई मैजिक नहीं है, कोई पावर नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो उसी सेल पर रीच करूंगा। तो यहाँ पर एक बार चेक कर लूंगा यही इसी तरीके से, बट मेरे पास अब एंड सेल नहीं है तो मैं यहाँ पर पावर का यूज नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट मूव को चेक करूंगा, उसके स्टार्टिंग पॉइंट को, ठीक है। अगर कॉस्ट ज़्यादा है तो मैं अपने डिस्टेंस वाले वेक्टर को अपडेट कर दूंगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं क्या करूंगा, अपने क्यू के अंदर भी पुश कर दूंगा, ओके। और यहाँ पर उसके बाद क्या होगा, लूप एंड हो जाएगा और लास्ट में मैं क्या कर दूंगा, अगर मैंने मतलब मैं अगर ये वाली कंडीशन कभी चली नहीं, मतलब मैं एंड पॉइंट तक कभी अपने फाइनल पॉइंट तक कभी रीच नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, इंट मैक्स रिटर्न कर दूंगा। और जब भी मेरा आंसर इंट मैक्स है मतलब -1 रिटर्न करना है, अदरवाइज आंसर पॉसिबल है, ठीक है। अगर इसको रन करके देखता हूँ तो यहाँ पर बहुत सारी मिस्टेक्स आ रही है। लाइन नंबर 24 आंसर -1 आ रहा है, यहाँ पर n+1 साइज होगा। हाँ, साइज की दिक्कत आ गई। तो अगर अब ट्राई करके देखें तो मेरे सारे के सारे टेस्ट केसेस पास हो चुके हैं। अगर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूँ, यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी दोनों ऑफ n स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। स्पेस भी मैंने ऑफ n स्क्वायर यूज किया, दोनों वेक्टर्स को एक साथ हैंडल करने की कोशिश करी है। और यहाँ पर BFS भी ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ले रहा है, ठीक है। तो ओवरऑल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना हो रहा है, ऑफ n स्क्वायर। सेम उसी तरीके से अगर स्पेस की बात करूँ, बिग ऑफ n स्क्वायर, ठीक है। अगर वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और फीडबैक जरूर दें कि आपको कौन से बोर्ड पर अच्छा समझ में आता है, व्हाइट या ब्लैक, ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं अपने बोर्ड का जो कलर है वो चेंज कर सकूँ। थैंक यू।